अमेरिका के ताबड़तोड़ हमले से एक बार फिर ईरान दहल उठा है। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा है कि अमेरिका पहले की तरह ईरान को निशाना नहीं बनाएगा। वहीं ईरान ने भी अमेरिकी हमलों पर पलटवार करते हुए कुवैत, बहरीन और कतर में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। तो क्या माने, पश्चिमी एशिया एक बार फिर से युद्ध की लपटों में घिरता नजर आ रहा है। ये झड़पें जो हैं या ये हमले जो हैं एक दूसरे पर, ये हमले सीमित होंगे या फिर इसका व्यापक दायरा होगा? युद्ध का शेप एक बार फिर से लेंगे। आज विस्तार से मेहमानों के संग चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि होर्मुज में आखिर आगे क्या होगा। पहले ये छोटी सी रिपोर्ट आप देख लीजिए, बैकग्राउंडर समझ लीजिए, फिर चर्चा करते हैं मेहमानों के साथ। अमेरिका और ईरान के बीच फिर बात बिगड़ती दिख रही है। अमेरिका ने ईरान के अंदर 90 ठिकानों पर पावरफुल अटैक किए हैं। बुधवार को पूरी रात ईरान बम के धमाकों से दहलता रहा। ईरान के बंदरगाह से लेकर मिसाइल सिटी तक अमेरिका के निशाने पर थे। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बुधवार की रात अमेरिका ने ईरान पर कितनी बड़ी एयर स्ट्राइक की है। हमलों में बुशहर, चबहार, बंदर अब्बास, सुरीक और कोनार्क समेत कई शहर टारगेट हुए। अमेरिका ने ईरान के सैन्य और रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया और इस हमले को लीड कर रहा अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम का कहना है कि इस कार्रवाई का मकसद हॉर्मुज में ईरान की क्षमता को कमजोर करना है। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरानी लीडरशिप को साफ कह दिया है कि यह कार्रवाई हॉर्मुज में जहाजों पर ईरान के हमलों का बदला है। ईरान जितनी बार हम पर हमला करेगा, अमेरिका उस हमले से 20 गुना ज्यादा तगड़ा पलटवार करेगा। And I say we hit them 20-1. Every time they hit us, we're going to hit them 20. And we did it last night. They did a little something today, but it was really retribution for last night. They hit actually 3 boats, not 2. And when they hit, we hit back much harder. अमेरिकी हमले से ईरान भी तिलमिलाया हुआ है। ईरानी नेताओं ने इस पर सख्त ऐतराज जताया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि धमकियों के माहौल में अमेरिका से कोई बातचीत या समझौता नहीं होगा। पहले अमेरिका को पुराने समझौतों का सम्मान करना होगा, वरना आगे की जंग बेहद भयानक होगी। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC ने दावा किया कि उसने अमेरिकी हमलों के जवाब में बहरीन और कुवैत में 85 अमेरिकी सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया। ये हमले मिसाइल और ड्रोन से किए गए, जिसमें अमेरिकी 5th फ्लीट मुख्यालय और अली अल सलेम एयरबेस जैसे टारगेट शामिल हैं। इसके साथ IRGC ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने आगे और हमले किए तो क्षेत्र में मौजूद दूसरे अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया जाएगा। अमेरिका और ईरान के वार पलटवार के साथ मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। एक्सपर्ट्स का दावा है कि खामनेई के अंतिम संस्कार के बाद ईरान और भी ज्यादा आक्रामक हो सकता है। तो क्या खाड़ी की ये लड़ाई दुनिया के लिए भी खतरे की घंटी बजा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमानों का। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजय बग्गा सर, जाने माने मार्केट एक्सपर्ट। बहुत बहुत स्वागत है बग्गा सर आपका, गुड इवनिंग। रॉबिन सचदेव सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जाने माने जानकार, ट्रंप पर किताबें भी लिख चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है रॉबिन सर आपका हमारे शो पे। बग्गा सर, अभी क्या कुछ नज़र आ रही है स्थिति? अभी जो खबरें आ रही हैं, यूएस ने कुछ रेलवे ब्रिजेस को अब टारगेट किया है, जिससे चाइना और रशिया को ट्रेड कर रहा था ईरान, ख़ास तौर से जब ये जो सीज़ फायर का ऐलान हुआ था। कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि क्योंकि ईरान ने अपने तेल की सप्लाई भी शुरू कर दी थी, तो कुछ जो टैंकर्स हैं वो होर्मुज में फंस गए हैं। क्या स्थिति नज़र आ रही है सर, आपका आकलन इस वक्त? ओवरऑल देखें दीपक जी के मंगलवार को ईरान ने 3 टैंकर्स को टारगेट किया। तो एक सऊदी का था, एक कतर का था, एक और फ्लैग टैंकर था जो ओमान के रास्ते जा रहा था। तो ओमान के कोस्ट से निकल रहा था होर्मुज से, और उन तीनों पे ईरान ने ड्रोन्स दागे। उसके बाद ट्रंप ने इसको बहुत पर्सनली लिया। कल एक वक्तव्य भी आया अमेरिकन ऑफिशियल का, उन्होंने कहा कि ट्रंप ने ये माना कि जब वो नेटो को संबोधित कर रहे हैं, नेटो की बैठक हो रही है, ईरान को ज्यादा रिस्पेक्ट दिखाना चाहिए था। मंगलवार और बुधवार को ट्रंप टर्की में थे नेटो की बैठक के लिए, और उस टाइम पे इस तरह का आक्रमण ट्रंप ने उसको बहुत पर्सनली लिया। तो हमने देखा मंगलवार को कहते हैं कि 80 ठिकानों पर बमबारी की अमेरिका ने,
ईरान ने पुष्टि की है कि 14 लोग मारे गए, 78 तक घायल हुए और कुछ कुछ नुकसान हुआ उनके बंदरगाहों को। फिर कल ट्रंप ने कहा कि ये एमओयू खत्म हो गया, मैं खारिज कर रहा हूं, क्योंकि ये और बहुत अपशब्द उन्होंने बोले। उसके बाद फिर से ट्रंप ने एक पलट वार किया। जब वो टर्की से वॉशिंगटन जा रहे थे तो एयरफोर्स वन में संबोधित करते उन्होंने कहा नहीं, हमारे नेगोशिएटर्स तो बात करते रहेंगे। तो बट फिर उतर के उन्होंने कहा आज फिर से हम बमबारी करेंगे, तो बमबारी हुई। फिर ईरान ने यूएस बेसिस जो है बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में भी लगभग 10 मिसाइल छोड़े। कुछ नुकसान नहीं हुआ है ऑफिशियल सूत्रों के हवाले से। बट ओवरऑल क्या किया ट्रंप ने, जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ा दिया। अब इसमें मार्केट्स क्यों नहीं इतना रिएक्ट कर रहे? 80 से नीचे ही ब्रेंट चल रहा है। स्टॉक मार्केट्स में हमने आज देखा कि थोड़ी बहुत उछाल आई, क्योंकि मार्केट्स यही निष्कर्ष निकाल रहे हैं, दोनों के पास क्षमता नहीं है सस्टेन्ड वॉर करने की। ये पॉस्चरिंग है। वहां पे जनाजा चल रहा था अल खमेनी का, आज हो गया और उनको दफनाया गया आज। तो ईरान वहां पे व्यस्त था। ट्रंप नेटो की बैठक में जो जिस तरह से उनका डिसरिस्पेक्ट हुआ उनके मानने से, उससे वो विचलित थे। आज कतार के फॉरेन मिनिस्टर ने बात की है सऊदी सीनियर ऑफिशियल से, यूएई ऑफिशियल से, और ईरान ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कतार के फॉरेन मिनिस्टर से बातचीत की है। तो मार्केट यही सोच रहा है कि ये स्कर्मिशेस के बाद फिर से ये आ जाएंगे लोग। इस हफ्ते बात नहीं होनी थी अली खमेनी के जनाजे के कारण। अब जब जनाजा हो गया है तो फिर से ये लोग हो सकता है कि इस वीकेंड से बातचीत फिर से शुरू हो जाए। ये बेस्ट केस सिनेरियो मार्केट देख रहा है, दीपक जी। ओके रॉबिन सर, आपकी नज़र में क्या ये लंबा चलेगा या फिर शांति वार्ता दोबारा पटरी पर आएगी, या फिर ये यहां से एक अनकंट्रोल्ड सिचुएशन का रूप लेगा? ट्रंप जब प्रेसिडेंट के लिए लड़ रहा था इलेक्शन, तो इसने प्रॉमिस किया था कि मैं अमेरिका की जो फॉर एवर वॉर्स होती हैं, जैसे इराक की वॉर 10 साल, अफगानिस्तान 20 साल, मैं फॉर एवर वॉर्स में अमेरिका को नहीं डालूंगा। अभी जो लग रहा है, ये तो माहौल हो गया फॉर एवर टॉक्स एंड फॉर एवर वॉर्स। और ये इस तरह का कुछ ऊंच या नीच, ऊपर नीचे होता हुआ लंबे समय तक मुझे चलता दिखता है। वाह। सेकेंडली, जिसको ये कहा जा रहा है एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मेरे ख्याल से रूट कॉज प्रॉब्लम वहां आ गई है। वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो एक है मिराज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। वो जैसे डेजर्ट में मिराज होता है ना, दिखता है कुछ, होता कुछ है, ये मिराज है। और ये मिराज इसलिए है कि अगर आप इसकी टेक्स्ट की लैंग्वेज देखें, लैंग्वेज कंप्लीटली वेग है। ये अमेरिका तो एक कॉन्ट्रैक्ट्स का देश है, लॉयर्स का देश है, हर चीज में लॉ सूट और बाल की खाल निकालते हैं लॉयर्स। ये जो 2 पेज का एमओयू है, इसको तो कोई 10वीं क्लास का अंग्रेजी का टीचर भी इसमें इतनी बाल की खाल निकाल देगा। ये एमओयू फॉल्टी है, कंप्लीट लैंग्वेज। और ईरान अब क्या कर रहा है, ईरान उसी का फायदा उठा रहा है। ईरान कह रहा है, अभी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में बात हो रही है, वो जो अब क्लॉज है उसकी लैंग्वेज आप देखिए, उसमें यह है कि फ्री फ्लो होगा इत्यादि इत्यादि, एंड अरेंजमेंट्स विल बी डन और अंडर ईरान। अब ईरान कह रहा है कि यहां से जो भी शिपिंग जाएगी उसकी अरेंजमेंट्स मैं करूंगा, चाहे मैं उनसे टॉल नहीं लूंगा पहले 60 दिन, बट अरेंजमेंट्स मैं करूंगा। यानी कि शिप कौन से रास्ते से जाएगी, कितनी जाएगी, कौन सी क्लियरेंसेस उसको चाहिए, सब मैं दे दूंगा, पर अरेंजमेंट मैं करूंगा। तो अभी जो हो रहा था या हो रहा है, हॉर्मुज स्ट्रेट से जो एक नॉर्थ का रास्ता है, समुद्री लेन एक है जो कि ईरान के कोस्ट के बगल में जाती है, एक दूसरी लेन है जो कि ओमान के कोस्ट के करीब जाती है, वो साउथ लेन आप मान लीजिए। तो ईरान सारी शिप्स को कह रहा है कि आप ऊपर की नॉर्थ वाली रोड या शिपिंग लेन को इस्तेमाल करो। हो क्या रहा है, अमेरिका इनकरेज कर रहा था काफियों को कि तुम जो साउथ वाली लेन है उससे निकल के अपने ट्रांसपॉन्डर्स वगैरह बंद करके निकल के आ जाओ। तो ईरान, अगर आप टेक्स्ट देखें एमओयू का, तो उसके हिसाब से तो ईरान सही है। वो कहते हैं कि अरेंजमेंट मेरी होनी चाहिए, वो हो नहीं रही है।
तो ये एक सिचुएशन ऐसी हो गई है जिसके चलते, और अभी तो बहुत सारी और चीजें बाकी हैं इस एमओयू में। इतनी सारी चीजें हैं, ईरान की सैंक्शंस हटनी है, ईरान के फ्रोजन जो एसेट्स हैं कहां पर हैं, कैसे हैं, वो हट रहे हैं। और सबसे पहले नंबर 1 तो क्लॉज है, ईरान उसमें भी अटका हुआ है ना। यही बात है, एमओयू की लैंग्वेज आप देखो, वो कहता है सबसे पहला क्लॉज या आर्टिकल तो ये है कि सॉरी टू इंटरप्ट वॉर विल स्टॉप ऑन ऑल सॉरी टू फ्रंट्स इंटरप्ट इंक्लूडिंग लेबनान। हाँ रॉबिन सर, सॉरी टू इंटरप्ट, पर मुझे बताइए ये अचानक से ईरान को हुआ क्या? हमें ये थोड़ा सा समझाइए कि अचानक से वो शिप पर हमला कर देते हैं। अब ईरान उसको मना कर रहा है, डिनाई कर रहा है, तो क्या वहाँ की जो करंट स्टैब्लिशमेंट का जो भी स्ट्रक्चर है, क्या उसको ये पता नहीं था? आईआरजीसी ने ऐसे ही एड्रेनल रश में कर दिया ये, या कोई तीसरी शक्ति है जो नहीं चाहता? यहाँ पर बहुत सारी थ्योरीज तैर रही हैं। ये ईरान ने सोची समझी रणनीति के तहत किया और होर्मुज पर अपना एकाधिकार के लिए एग्रेशन के चक्कर में कर दिया, या फिर ये पूरी पीस टॉक को, पूरी पीस प्रोसेस को डीरेल करने के लिए कोई साजिश है? क्या नजर आ रहा है आपको? यू वेरी राइट, मल्टीपल चीजें कुछ भी हो सकती हैं, बट 2-3 चीजें दिखती हैं। देखिए, पिछले महीने या कुछ हफ्तों से ऑलरेडी जा रही थी इस तरह से शिप्स साउथ रूट से, जो कि ओमान के ऊपर है, राइट, वहां से ऑलरेडी जा रही थी। आपका क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड और हम सबका, कि इस समय या परसों तरसों क्यों ईरान ने इन शिप्स को अटैक किया, अभी तक पिछले 2-3 हफ्ते में क्यों नहीं करा, राइट? तो टाइमिंग का क्या मतलब है? या तो ईरान के अंदर फैक्शंस हैं, वो कहा जा रहा है कि हार्डलाइनर्स कुछ चाहते हैं, कुछ चाहते हैं, या एक चीज और भी, तो इस समय नेटो की मीटिंग हो रही है, ट्रंप वहां थे, तो ईरान ने अटैक करके एक मैसेज भेजा कि हम हॉर्मुज की अरेंजमेंट सारी हम और हम ही करेंगे। तो कुछ भी हो सकते हैं, मैसेजिंग वी डोंट नो, या फिर ये भी हो सकता है खामनेई का देखिए जनाजा या पूरा पिछले 6 दिन से चल रहा है। इस समय ईरान में नेशनलिज्म बढ़ गया है, लाखों की तादाद में लोग सड़कों पे आ रहे हैं। इनफैक्ट ये भी कहा जा रहा है कि ट्रंप इतना ज्यादा चिढ़ इसलिए गया क्योंकि उसने देखा कि इतने सारे लोग सड़कों पे हैं ईरान की रेजीम के सपोर्ट में। अब जैसे भी कहो, ईरान की रेजीम के सपोर्ट में ही तो है, या खामेनेई के सपोर्ट में ही तो है जो उतरे हैं। यस। और ये जो क्राउड्स निकले हैं, ये केवल ईरान में ही नहीं, 2 दिन तो कल और आज इराक में था इसका फ्यूनरल प्रोसेशन, राइट, नजफ में, करबला में, और वहां भी लाखों लाखों की तादाद में। तो ईरान अपनी रेजीम कहिए या अपनी जो भी स्पिरिचुअल या आइडियोलॉजिकल कहिए, वो ये दिखा रहा है कि मेरा जो दबदबा, मेरा जो बेस है, वो केवल ईरान ही नहीं, मेरा इराक में भी है, मैं ट्रांसनेशनल हूं। ये फोर्स भी दिखा रहा है ईरान। तो और लास्टली, ईरान की गुड्डी चढ़ी हुई है। ईरान को लगता है कि मैं ये हॉर्मुज के मामले को लेकर के बिल्कुल अगर अटक जाऊं और इनको मैं दबा दूं, इनको अपनी लाइन पर ले आऊं, तो एमओयू की बाकी सारी जो टर्म्स है, क्योंकि हर टर्म में जाके आके खींचातानी होनी है, तो ईरान शुरू से ही इस्टेब्लिश करना चाह रहा है कि वो जो इंटरप्रेट कर रहा है एमओयू को, और आप इनकी स्टेटमेंट्स देखिए, इनके फॉरेन मिनिस्टर की, और जो इनका जो नेगोशिएटर स्पीकर है, वो कह रहे हैं वी आर गोइंग बाय द टेक्स्ट ऑफ द एमओयू। एब्सोल्युटली। ये देखिए, जिस एमओयू के, जैसे सर ने बताया कि जिस एमओयू को शुरुआत से ही कहा जा रहा था कि ये एमओयू ही, मतलब एमओयू है, इस पे ट्रंप ने और ईरान ने दस्तखत कैसे कर दिए। चलिए, ईरान के तो पूरे पक्ष में था, ट्रंप ने कैसे दस्तखत कर दिया ये किसी के समझ में नहीं आया। जिस दिन अंतिम स्वरूप भी आया, उस दिन भी लोग चौंके हुए थे कि हाउ कुड अमेरिका डू दिस, या ट्रंप इसको कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसी दिन से था। बट बका सर, एक चीज जो संभवतः कुछ एनालिसिस निकल करके आ रहे थे, बट वो एमओयू, चलिए उसमें शर्तें तो जो भी होंगी, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ नहीं कि भाई अगर कोई दावा करता है कि किसी ने हमला किया तो कौन उसको वैलिडेट करेगा, कौन उसको क्रॉस चेक करेगा, कौन मध्यस्थ होगा। अगर जैसे इस केस में हुआ, अमेरिका ने कहा कि हमारे 3 जहाज़ों को निशाना बनाया, ईरान ने मना कर दिया। अब इसका कोई मैकेनिज्म ही नहीं है कि इस दावे का सत्यापन कौन करेगा, कैसे करेगा, ये कुछ क्लियर है ही नहीं। तो सर, ऐसे तो सर आप 60 दिन छोड़िए, 6 साल लगा दीजिए, कुछ ना कुछ होते रहेगा बीच में, ऐसी स्थिति है सर क्या? या जब मतलब थोड़ा सा आपका एनालिसिस इस पे सर। देखिए, ट्रंप ने मल्टीलैटरलिज्म को खत्म कर दिया। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स जो थे कि ग्लोबल रूल ऑफ लॉ, उन सबको खारिज किया है।
तो अमेरिका को उसने रूस या चीन के साथ मिला दिया है ये हमला करके ईरान के ऊपर कि कोई रूल्स नहीं चलते, जो रूल्स जिसकी लाठी उसी की भैंस, जो चीन और रशिया और नॉर्थ कोरिया जैसे रेजिम करते थे वही ट्रंप ने अमेरिका को भी इसमें डाल दिया है। अब ईरान ने क्या एनालाइज किया है कि, और ये रॉबिन सर ने पहले से ही कहा था कि ईरान को अब न्यूक्लियर ही नहीं चाहिए क्योंकि उसके पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आ गया। दुनिया का गला दबाने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज काफी है क्योंकि इतना तेल जा रहा है। अगले 1 साल तक काफी वो इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर पाइपलाइंस बन रही हैं, बड़ी तेजी से पाइपलाइंस बनाई जा रही हैं, तो उसका महत्व कम हो जाएगा। बट ईरान ने समझ लिया कि अगर हॉर्मुज हम रोक देते हैं तो दुनिया के ऊपर बहुत परेशानी आ जाती है, ट्रंप के ऊपर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्रेशर दोनों आ जाते हैं। तो अब ये एमओयू तो दीपक जी एक ऐसा था कि इतना हास्य तरीके से और ऐसे भिखारी एक देश मध्यस्थता कर रहा था या कतार कर रहा था जो हमास का सबसे बड़ा सपोर्टर रहा है, और दूसरा एक भिखारी देश, तो इसमें तो कोई औचित्य था ही नहीं। एमओयू एक केवल बहाना था। अप्रैल 8 से जो ट्रंप ने सीज फायर लगाया हुआ था, क्योंकि सब दोनों तरफ की कैपेसिटी बहुत क्षीण हो गई थी, तो ट्रंप को कोई ना कोई ऑफ रैंप चाहिए था कि यहां से तो निकलो। और मागा बेस भी, जो रॉबिन सर ने कहा, वो कह रहे हैं आपने एक और कंटिन्यूअस वॉर, ऑलवेज वॉर अमेरिका को कर दिया। अमेरिका का कुछ लेना देना नहीं था ईरान के साथ, वो केवल इजराइल ने दामाद श्री ट्रंप के और विटकॉफ को ऐसा घुमाया और कहा पूरा कि ये तो न्यूक्लियर बन जाएगा, आपको बमबारी करनी है। 2024 में भी की थी, 25 में भी की थी। 25 में कहा था कि हमने न्यूक्लियर तबाह कर दिया, फिर 26 में आने की क्या जरूरत थी। तो यही अब इशू रह गया है कि किस बेसिस पे करार होगा। दूसरा, जो सद्दाम हुसैन ने कहा था, सद्दाम हुसैन हर वक्त कहता था जॉर्ज बुश जूनियर मुझे नहीं हटाएगा, क्योंकि अगर मुझे हटाया ईरान पूरे रीजन पे हावी हो जाएगा। और वही सद्दाम हुसैन अब ठीक करार दिया जा रहा है, क्योंकि ईरान के पास पॉपुलेशन है, ईरान के पास वो एक जज्बा है शहादत का, और ईरान के पास टेक्नोलॉजी है, रशिया, चीन और नॉर्थ कोरिया से बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है। तो इतनी सफरिंग के बावजूद वो अडिग रहा है, उसका जो रेजिम है वो आज भी बहुत स्ट्रांग है। तो उनके पॉपुलेशन बहुत सफर कर रहे हैं, बट वो रेजिम हटने को तैयार नहीं है। तो कुछ हासिल नहीं हुआ इस जंग से। इसका ट्रंप का यही आइडिया था, 60 दिन तक विराम करते हैं, 60 दिन में थोड़े इनको पैसे वगैरह दे के अच्छी जिंदगी दिखाएंगे कि देखो अगर आप आ जाएं दुनिया में तो ग्लोबल सप्लाई चेन में आ जाइए, और तो आपको बहुत पैसे मिल सकते हैं। उसका यही आइडिया था। ट्रंप बहुत ट्रांजैक्शनल है, स्टेट्समैन तो है नहीं ना, वो स्ट्रैटेजिक सोचता है। उसमें अब ईरान ने सफरिंग चूज की कि नहीं, हम तो अपना हित देखेंगे, अपना जो हमारा पहलू है वो रखेंगे और एक्सटॉर्शन नहीं करने देंगे अमेरिका को। तो अब अमेरिका ईरान को हटा तो नहीं सकता, ना ईरान अमेरिका को वहां से खदेड़ सकता है। तो एक स्टेलमेट हो गया दीपक जी। और आपने बहुत सही कहा, इसमें अब कौन आके करेगा? मध्यस्थता जो कर रहे हैं उनका तो कोई औचित्य है नहीं। तो अब यही है कि रीजनल पावर्स कुछ कॉम्प्रोमाइज की तरफ बोलेंगे ट्रंप को, और ट्रंप निकल जाना चाहता है, ट्रंप को ऑफ रैंप चाहिए कि यहां से भागो और इलेक्शन जीतो। मागा बेस हमारा बहुत इसके विरुद्ध है, जितने भी आप ओपिनियन पोल देखें सब अमेरिकन कर रहे हैं, ईरान से क्यों आपने जंग की, वो तो जानते भी नहीं ईरान कहाँ है। तो अगर यूक्रेन फिर भी ज्यादा सेंट्रल था अमेरिकन के लिए, ईरान तो किसी अमेरिकन के लिए सेंट्रल नहीं है, क्योंकि वो तेल जो था 1970s का, जो तेल का उनका डिपेंडेंस वो रहा नहीं, क्योंकि अब वो नेट एक्सपोर्टर हो गए हैं तेल के। तो बहुत मुश्किल है यहाँ से कुछ करार हो पाना, ये आपने बहुत सही कहा। और ये बहुत एक सुलझा हुआ स्टेट्समैन ही इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। वो विश्व के स्तर पे आज कोई है नहीं जिसको ट्रंप ऐसा पद दे पाएंगे कि वो आके करे। तो ये अब ट्रांजैक्शनल ही रहेगा,
थोड़े पैसे देंगे ईरान को और ठंडा करेंगे। ईरान यही कोशिश करेगा कि नवंबर तक ये उबलता रहे और ट्रंप किसी तरह इलेक्शन हारे। ईरान का लिमिटेड अभी ऑब्जेक्टिव ये हो गया है। एब्सोल्युटली सर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिचुएशन उभर रही है होर्मुज के बाद। और एक बार जब युद्ध विराम की सहमति बन गई थी और ट्रंप ने साइन भी कर दिया था, बाकायदा मीडिया में दिखा भी दिया था, उसके बाद एक कॉम्प्लिसेंसी जो है ना सब में आ गई थी कि सब कुछ ठीक ठाक हो गया। लेकिन लोग भूल गए, जो हम बार बार कह रहे हैं, कि ये एक ग्रे जोन, ये एमओयू की ग्रे जोन और द फ्लॉड टेक्स्ट, इसकी भाषा संभवतः लोग भूल गए और बहुत जल्दी भूल गए कि अब सब बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन ये बार बार इसीलिए लौट करके आ रहा है संकट, क्योंकि मैकेनिज्म ही नहीं है कि संकट के दौरान, सीज फायर के दौरान अगर कोई संकट उभरा तो उसका मैकेनिज्म क्या होगा, ये है ही नहीं, दूर दूर तक नहीं है। तो इसी तरह बार बार संभवतः युद्ध के बादल लौटेंगे। लेकिन इस बीच रॉबिन सचदेव सर, अगर हम इसको अब एक लॉन्ग टर्म सिचुएशन मान भी लें कि आज स्ट्राइक, जैसे भगत सर ने बहुत अच्छा कहा कि अब तो मार्केट्स ने भी जो है ना, इनिशियली वो रिएक्ट करते हैं लेकिन बाद में सब पता है उनको कि क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, और वो अपनी कैलकुलेशंस करके डिस्काउंट करके बैठे हुए हैं। बट इस बीच ऐसा कुछ चल रहा है सर क्या कि दुनिया की ऑल्टरनेटिव पाइपलाइंस बन रही, हम बहुत सारी पाइपलाइंस का जिक्र करते हैं कि होर्मुज के ऑल्टरनेट भी अब दुनिया में काम होना शुरू हो गया है, इंफ्रा डेवलप होना शुरू हो गया है, डाइवर्सिफाई लोग अपनी सप्लाई चेन्स को कर रहे हैं इंक्लूडिंग इंडिया। तो वो आपको लग रहा है सर दुनिया के लिए अब वही एक मॉडल है जो सस्टेन करेगा? थैंक यू। वो एक मॉडल तो डेफिनेटली है, और भी कुछ मॉडल्स हो सकते हैं, कह नहीं सकते, बट वो डेफिनेटली चल रहा है। पाइपलाइंस का विद इन द मिडल ईस्ट चल रहा है, और बाय द वे इंडिया भी पाइपलाइंस की बात कर रहा है। इनफैक्ट मैं एक ग्रुप के कनेक्ट में हूं जो कि ओमान से इंडिया अंडर सी गैस पाइपलाइन, बड़े लंबे समय से वो बार बार बात करे आ रहे हैं, और उनकी पाइपलाइन का जिक्र भी हो रहा है इस समय कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में। पता नहीं हमारी गवर्नमेंट कितना उसे सीरियसली ले रही है। वो एक प्राइवेट वेंचर है, काफी उन्होंने पूरी फिजिबिलिटी करी हुई है इत्यादि। पर वो छोड़िए, मिडिल ईस्ट के अंदर भी यस पाइपलाइंस का हो रहा है, पर उसमें वक्त लगेगा। एक तो ये हो रहा है, ठीक है, सऊदी की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन है, अपना ईस्ट पर्शियन गल्फ से लेके रेड सी तक, उसकी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, करीब 6 मिलियन थी, उसकी बढ़ा के 11 कर रहे हैं। यूएई के पास एक पाइपलाइन है जिसको इधर फुजेरा की तरफ लाने का बढ़ा रहे हैं। परंतु प्रॉब्लम यह है कि उन पाइपलाइंस को अगर आपको मेडिटेरेनियन की तरफ ले जाना हो तो वहां जियो पॉलिटिकल और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं। सीरिया अभी फिलहाल मानो थोड़ा स्टेबल हो गया था, सीरिया में फिर उथल पुथल हो रही है। इराक में कोई सर्टेनिटी नहीं है। तो इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो पाइपलाइंस लगाई जाएंगी, दे नीड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है इस रीजन में, जिसके चलते ज्यादा पाइपलाइंस लगाई जाएं। बट हाँ, एग्जिस्टिंग में जितनों की हैं और अपनी टेरिटरी से जो जा रही है, सऊदी की या अरब एमिरेट्स की या कतर को पीछे लिंक करके, उन पे प्रयास चल रहा है। देन सेकेंडली, यस, फॉर समबडी लाइक इंडिया, ऑल्टरनेटिव सोर्सेज, बी इट हम वेनेजुएला से खरीद रहे हैं, और हम जहां से भी खरीदेंगे, मार्केट के रेट्स देखेंगे, हम खरीद रहे हैं। मेन प्रॉब्लम हमें ऑयल की इतनी ज्यादा नहीं होगी, ज्यादा हमें प्रॉब्लम होगी एलपीजी की। हमें क्रूड ऑयल और एलएनजी के ऑल्टरनेटिव सोर्सेज हैं, मिलेंगे। अब वो बात अलग है कि दुनिया भर में प्राइसेस कैसी रहेंगी, तो हमें भी उन पे जाना पड़ेगा। अभी प्राइसेस करीब 70-72 पे आ गई थी ब्रेंट की, राइट? अब वो फिर से करीब $80 पे आ रही है। तो क्रूड ऑयल की प्राइस जो दुनिया में रहेगी, हमें उसी के साथ चलना पड़ेगा। तो ऑयल की प्राइसेस शायद ऊंची रहेंगी, एक नया सा नॉर्मल हो जाएगा। एलएनजी की भी प्राइसेस थोड़ी ऊंची रहेगी, नया नॉर्मल हो जाएगा। बट मान लीजिए स्टेबिलिटी ऑफ सप्लाई रहेगी। बट हमें जो ज्यादा प्रॉब्लम रहेगी वो एलपीजी की रहेगी। नाउ कमिंग बैक टू दिस होल थिंग अबाउट हॉर्मुज, देखिए बग्गा सर ने बड़ा अच्छा याद दिलाया। मैं इसे कहता हूं ये हॉर्मुजी पंजा है। जब ये जंग शुरू हुई थी तो मामला तो केवल ये था कि ईरान के पास यूरेनियम है, उसको निकालना है, रेजिम चेंज करनी है, ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल नहीं बनने चाहिए, और प्रॉक्सीज को मदद नहीं देनी चाहिए ईरान को। ये वॉर की शुरुआत में था। वॉर के बीच में एक नया सुपर वेपन पैदा हो गया है, हॉर्मुजी पंजा।
अगर आप भी और हम भी अपने देश के हिसाब से देखें और हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले, तो क्या मैं नहीं इसको पूरा डोमिनेट करना चाहूंगा अगले 100 वर्षों के लिए, 1000 वर्षों के लिए? तो ईरान इस समय पूरा अपना प्रयास रखेगा कि इस हॉर्मुजी पंजे को अपने कंट्रोल में, अपने इन्फ्लुएंस में रखे। जब मन आए थोड़ा दबा दिया, चोक कर दिया, जब आया छोड़ दिया। एंड बाय द वे, क्रूड ऑयल की जो किल्लत है, ये डिपेंड करती है आपकी शिपिंग और शिपिंग की इंश्योरेंस पे। कोई ज्यादा बमबारी की जरूरत नहीं है हॉर्मुज ट्रेड में। ईरान एक वार्निंग दे दे कि कल से जो शिप्स आएंगी उनको मैं वार्न करता हूं, मत आओ, मारूंगा, सारी शिपिंग इंश्योरेंस विड्रॉ हो जाती है। राइट, एक छोटी सी फास्ट बोट, एक छोटा सा ड्रोन जो कल 2-3 मार दिए, वो शिपिंग रुक गई। तो ईरान को अब इस हॉर्मुजी पंजे को इस्तेमाल करने के लिए कोई ज्यादा मिलिट्री पावर की इस्तेमाल की जरूरत नहीं है, बाय द वे, अगर देखा जाए तो। ये इश्यूज चल रही है। नाउ कमिंग बैक अगेन बिग पिक्चर में, इनका प्लान गड़बड़ा गया। अब जो भी कारण था, यस, नेतन्याहू ने पुश करा अपने पॉलिटिकल करियर। अभी बाय द वे नेतन्याहू एक बहुत बड़ा वाइल्ड कार्ड चल रहा है इधर, उसकी इलेक्शन आ रही है अक्टूबर में। उसकी पॉलिटिकल स्टैंडिंग ट्रम्प से भी ज्यादा गिरी पड़ी है। वो क्या कर दे कह नहीं सकते। बट जो भी है, इनकी जो इंटेल थी और जो अजम्पशन थी, वेनेजुएला में इन्होंने जिस तरह से मदुरो को किडनैप करके ले आए थे, तो इनको ये था, कन्विंस हो गया ट्रम्प कि हाँ भाई चलो ऐसा करते हैं, पहली लेयर को मुड़ा देंगे तो दूसरी लेयर को धमका के अपने तरफ मोड़ लेंगे, जैसे हमने वेनेजुएला में किया। ये इनकी फॉल्टी इंटेलिजेंस थी। ये आप जो भी कहें, मेरे को तो लगता है भाई, अगर आपने अज्यूम करा कि लोग सड़कों पे आ जाएंगे, सरकार को उतार देंगे, इतनी ऑपोजिशन है, इतनी ऑपोजिशन, तभी ट्रम्प, कल आप उसका बॉडी लैंग्वेज देखिए, कल जिस हिसाब से वो बोल रहा था अंकारा में, वो एक तरह से मुझे लग रहा था थका हुआ, and he just wants to get rid of it. उसने when he saw these millions or hundreds of thousands of people, तो उन्हें एहसास हो रहा है कि जो उनकी ये assumption थी, जो ड्रीम थी, जो इंटेलिजेंस थी कि हम यहाँ पे रजीम भी पलट देंगे, वो तो बिल्कुल ही गलत assumption थी उनकी। बिल्कुल सर, और इसीलिए कहा जाता है ना कि आज के दौर में युद्ध में कूदना बड़ा आसान है, लेकिन युद्ध से निकल पाना, ये हर कोई ऑपरेशन सिंदूर की तरह, भारत की तरह हर कोई नहीं कर सकता है। इसको एक बार आप कूदे, अपने टारगेट्स अचीव किए और उसके बाद आप निकल गए, चाहे वो रशिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे दुनिया की कोई भी ताकत हो। और यही सीख एक बार फिर से दुनिया को दे रही है कि युद्ध में उतरने से पहले एक बार सोच समझ ज़रूर लीजिए। बग्गा सर ने अभी कहा कि एक ऑफ रैंप ढूंढ रहे हैं। अब देखिए, आप ऑफ रैंप कब से ढूंढ रहे हैं? वो तो 28 फरवरी के स्ट्राइक्स के बाद से, उसके अगले 2 दिन से वो ऑफ रैंप ढूंढ रहे थे, लेकिन नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। एक बार मिला भी तो फिर वापस उसमें आना पड़ रहा है, और ऐसी सिचुएशन आ गई है। बट येस, कमिंग बैक टू बग्गा सर, क्विकली, मैं ऑल्टरनेटिव्स की बात कर रहा था। शायद ये बाज़ारों के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट संकेत होगा। आपकी कमेंट्री इस पे चाहूँगा सर। सऊदी अरब अपने ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन एक्सपेंशन पर काम कर रहा है बड़ी तेज़ी से। यूएई भी अपने न्यू फुजेरा पाइपलाइन प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। बट ये जो अभी सचदेव सर ने बड़ा अच्छा कहा, कुवैत, कतर और बहरीन का ऐसी भौगोलिक स्थिति है इनके पास कि हॉर्मुज को बाईपास करने का कोई सीधा ज़मीनी रास्ता इनके पास है नहीं, और कतर से ही आपका एलएनजी आ रहा है। तो ये जो एलएनजी का संकट हमारे सामने आएगा सर, चलिए पेट्रोल डीजल का तो देख लिया जाएगा, उसके हमारे पास कई वो हैं, तो इसके लिए क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं, कैसे हम डाइवर्सिफाई करेंगे सर, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। नहीं, देखिए, एनर्जी सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी हो गई है। तो अब देखें तो कोल गैसिफिकेशन के लिए भारत सरकार 37,000 करोड़ दे रही है पीएलआई के तौर पे। हमारे पास कोयला 400 साल के लिए कोयला पड़ा हुआ है, 400 बिलियन टन। ये है कि ऐश कंटेंट हमारे कोयले में ज़्यादा है, तो इसके लिए पोल्यूशन कंट्रोल वगैरह करना पड़ेगा, कैलोरीफिक वैल्यूज़ की। बट गैसिफिकेशन बहुत पॉसिबल है कोल से, वो चाइना कर रहा है। चाइना इनफैक्ट 80% अपना यूरिया भी वो जो अमोनिया और मीथेन बना रहा है और यूरिया बना रहा है उनसे, वो कोल से बना रहा है। तो चाइना ने ऑलरेडी करके दिखाया इंडस्ट्रियल स्केल पे, तो हम भी इसमें जूझ रहे हैं। दूसरा है कि ऑल रिन्यूएबल्स बनाने पड़ेंगे, ऑयल इंटेंसिटी घटानी पड़ेगी। कुकिंग गैस की जो किल्लत आ रही है वो ज़रूर रहती है, बट इसमें यही है कि फिर आपको दूरदर्शी होके पहले से अमेरिकन और वेनेजुएलन और नाइजीरियन, अल्जीरियन कार्गोस बुक करने पड़ेंगे। उनको 50 से 55 दिन लगते हैं पहुंचने में, यहाँ 5 दिन में पहुंच जाते थे। तो ये एक नई रियलिटी निकल के आ सकती है। 4 बड़े पाइपलाइन आ रहे हैं दीपक जी। सऊदी 7 मिलियन से
10 मिलियन बैरल की कैपेसिटी बढ़ा रहा है, ईस्ट टू वेस्ट वाला। फ्यूजेरा में यूएई चाह रहा है कि सारा उसका तेल वहीं से निकले, पाइपलाइन वो 2027 में फर्स्ट क्वार्टर में तैयार हो जाएगी। बड़ी जबरदस्त उनकी काम चल रही है। इराक ने इजराइल से बात की है और टर्की से बात की है 2 पाइपलाइन निकालने के लिए इराक में। तो इराक अगर निकाल सकता है, वही पाइपलाइन फिर कुवैत ज्वाइन कर सकता है। कुवैत से इराक तक आप खींच सकते हैं वो पाइपलाइन, और फिर वहां से मेडिटेरेनियन पोर्ट्स टर्की के और इजराइल का हाइफा पोर्ट जो कि अडानी चला रहे हैं, तो इसमें पहुंच सकता है। तो ये आएगा, ये 1-1.5 साल में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना अहम नहीं रहेगा। बट ये है कि सारा इंपोर्ट भी तो जाता है, उनके पास पानी नहीं है, उनके पास रसद नहीं है, एग्रीकल्चर नहीं है, तो सारा सामान तो हवाई जहाज से नहीं पहुंच सकता। मेडिटेरेनियन से लाके फिर ट्रक से लाना वो भी मुश्किल है। तो पर्शियन गल्फ है तो बहुत इंपॉर्टेंट। अब यही देखना है कि ईरान को किस प्राइस पे वो मना सकते हैं। ये सबको पता था ईरान के पास न्यूक्लियर नहीं है, बड़ी देर तक नहीं आता था, और आ भी जाता था तो यूज करना इतना आसान नहीं है। नॉर्थ कोरिया का हमने एग्जाम्पल देखा है। तो अब ये है कि ईरान की कीमत बढ़ जाएगी। वो 15 बिलियन पे मानेंगे या 25 बिलियन पे मानेंगे, क्या करेंगे? पिछले 3 हफ्ते में दीपक जी 6 करोड़ बैरल ईरान ने निकाले। सिर्फ यूएई ने 6.5 करोड़ निकाले। यूएई आगे था उससे, खाड़ी में से ईरान ने सबसे ज्यादा निकाले यूएई के बाद। आज आप देखें, आज के दिन में 1 करोड़ बैरल निकाल दिए ईरान ने। तो ये कह रहे हैं कि यूएस के ब्लॉकेट से पहले जितनी कश्तियां निकाल सकते हो निकाल लो। 1 करोड़ बैरल उन्होंने निकाले हैं। तो बहुत, ये पर्शियन सिविलाइजेशन जो है टेक्निकली बहुत साउंड है, बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, त्रासित लोग हैं। एक बहुत ब्रूटल रेजिम ऊपर जरूर बैठा हुआ है जो इनको त्रास दे रहा है, बट उसको हटाने की क्षमता दुनिया भर में किसी में नहीं है अभी। तो वही एक निष्कर्ष निकल के आ रहा है। एब्सोल्युटली। बहुत क्विकली, समय का अभाव है इसलिए बहुत ही संक्षेप में सचदेव सर, क्या होने वाला है आने वाले, अब क्योंकि हम वीकेंड की तरफ बढ़ रहे हैं, हर किसी का संशय यही है कि वीकेंड पर क्या होगा। वही पुराना 28 फरवरी वाला सवाल, वीकेंड पर क्या इस बार कुछ लग रहा है सर? या वीकेंड्स का पैटर्न तो पिछले महीनों से आई थिंक बगा सर एंड आप एंड सब कमेंट कर चुके हैं इस पे कि कोई पॉजिटिव न्यूज आएगी ताकि मार्केट्स को थोड़ा छुट्टी प्लान करें या नहीं करें सर? बाउंस मिल जाए। बट नहीं, अभी जो रहेगा ना, नया नॉर्मल रहेगा। छुटपुट ए मारेंगे, वो मारेंगे। अभी कोई अमेरिका ये कह रहा है कि अगर ईरान हम पे और अटैक करेगा तो हम करेंगे, तो ईरान अभी करेगा नहीं। इन्होंने जो करे, ईरान ने उसका जवाब दे दिया। अब ईरान शायद ना करे, तो अमेरिका भी नहीं करेगा, पर ये पूरी सस्पेंडेड एनिमेशन की स्टेट तो रहेगी ही रहेगी। तो एक नया न्यू नॉर्मल है विच विल बी ऑफ फॉरएवर वॉर्स, फॉरएवर टॉक्स, फॉरएवर नेगोशिएशंस, बैक एंड फोर्थ, एंड इसमें स्टैग्नेशन आएगी। तो बाकी दुनिया को तो छोड़ो, इंपैक्ट जो होगा, पर इस मिडिल ईस्ट के रीजन में, क्योंकि यहां पर आप देखिए ना, इनकी इकोनॉमीज में इन्वेस्टमेंट या रोजमर्रा की जिंदगियों में, जैसे बगा सर ऑल्सो सेइंग, इट्स नॉट ओनली ऑयल दैट दे एक्सपोर्ट, वो इंपोर्ट भी तो करते हैं, खाना वाना, अपना पूरी जिंदगियों को। तो अनफॉर्चुनेटली ये जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, गल्फ कंट्रीज है, लेट्स पुट इट मोर स्पेसिफिकली, इनको ज्यादा दिक्कत होगी। बाकी दुनिया को नया नॉर्मल है, तेल शायद थोड़ा महंगा रहेगा, पर लोग अपने अपने रास्ते बना लेंगे। ये हॉर्मुजी पंजा ईरान के कब्जे में आ गया है। एब्सोल्युटली। तो 2 चीजें जो बिल्कुल गलत हुई हैं और ये पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन इस पर ध्यान देना होगा। अब कैसे ये ठीक होंगी वी डोंट नो, लेकिन अमेरिका की बार बार अति प्रतिक्रिया, ओवर रिएक्शन जिसे कहा जाता है, और कूटनीतिक धैर्य की कमी, ये एक तो मामला बिगाड़ रही है। जो वेग एमओयू है वो तो हमेशा प्रश्न चिन्ह उस पर लगा ही रहेगा। जब वो हुआ था तब भी प्रश्न चिन्ह था, आज भी है। और ईरान की तरफ से इस बार जो हुआ है कि आप एक्चुअल, मतलब ग्राउंड पर आपने वेपनाइज कर दिया हॉर्मुज ऑफ स्ट्रेट को, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, और इस बार आप उसमें थोड़ा आगे बढ़ गए। इस बार यही गलती ईरान की तरफ से हुई है, जिसमें ट्रंप को मौका दिया है कि वो एक बार फिर से दुनिया में उथल पुथल जैसी परिस्थितियों को पैदा करें। बट देखते हैं आगे क्या होगा। निष्कर्ष एक किसी दिशा में निकाल पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हमारे दोनों मेहमानों ने तमाम आयामों को छूते हुए एक
डायरेक्शन देने की जरूर कोशिश की है। उम्मीद है हमारे दर्शकों के लिए ये लाभदायक रही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद अजय बग्गा सर, आपने समय निकाला। थैंक यू सो मच रॉबिन सचदेव सर, आपके समय के लिए।